जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मूल विधि कर रहे हैं। आज से मूल विधि में स्टार्ट करने वाले हैं एक नया जो जजमेंट था उसके बारे में। तो आइए देखते हैं, जजमेंट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो जजमेंट था यहाँ पे वो है टेप रिकॉर्डर या सीडी में रिकॉर्ड की आवाज़ के बारे में। देखिए ये जो जजमेंट है ये काफ़ी एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम्स है उसमें इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखिए जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुमारी नामक जो ब्रिज मोहन राम दास मेहरा के बाद में एक जजमेंट आया था। उसमें था उच्चतम न्यायालय ने अभिधारण किया था कि टेप रिकॉर्डर के साक्ष्य की गहनता के मार्गदर्शक सिद्धांत टेप रिकॉर्डर के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक दिए गया है। देखिए इसमें देखेंगे तो हम लोग यहाँ देखने को मिलेगा कि बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ को सामयिक रूप से पहचानना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड की जो आवाज़ है, रिकॉर्ड की गई आवाज़ की वास्तविकता को जांच करना चाहिए और समर्थनकारी साक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है। रिकॉर्ड की जो आवाज़ है वो विषय वस्तु को साक्ष्य अधिनियम में वर्णित सुसंगतता के नियमों के अनुसार सुसंगत होना चाहिए। अब देखिए हत्या के संबंध में क्या पीआईएल के बारे में था, हम लोगों ने देखिए कल जो जजमेंट भी पढ़ रहे थे पीआईएल के संदर्भ में जो सारे जजमेंट थे कि वो जजमेंट जो पीआईएल के थ्रू आए हैं, ठीक है ना, जिनका जो पीआईएल के थ्रू जिनको बताया गया है या पीआईएल के थ्रू जिनका जजमेंट आया है। जैसे था हत्या के संबंध में निर्णय के बारे में है, देखिएगा हत्या के संबंध में निर्णय के बारे में यहाँ पे क्या है। सबसे पहले है बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था कि उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारण किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय खंड में हत्या की कोटि में लाने के लिए निम्न तत्वों को साबित किया जाना जरूरी है। कौन कौन से तत्व होंगे? सबसे पहले कि कोई शारीरिक क्षति कारित की गई हो। ठीक है, दूसरा है कि ऐसी शारीरिक क्षति जो कि दुर्घटना जघन्य हो। तीसरा है कि ऐसी शारीरिक क्षति जो क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो। और चौथा है कि ऐसी क्षति की प्रकृति ऐसी हो जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के पर्याप्त हो। अब आते हैं साइबर अपराध से बचाव के संबंध में निर्णय। देखिए साइबर अपराध समझते हैं ना, अटैक जो हम लोग देखते हैं इस समय, ऑनलाइन अटैक जो हो जाते हैं, हमारे जो सिस्टम के ऊपर अटैक हो जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अटैक हो जाते हैं, हमारे पैसों के ऊपर अटैक हो जाते हैं, एटीएम कार्ड्स के ऊपर जो ऑनलाइन हैकिंग हो जाती है, तो इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, एक जो वाद आया था वो था जनमंच बनाम भारत संघ के वाद। क्या था? जनमंच बनाम भारत संघ के वाद। ठीक है, इसमें था उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारित किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो पोर्नोग्राफी वेबसाइट को बंद करने के संबंध में राज्य प्राधिकारियों को कोई निर्देश न्यायालय नहीं दे सकता है। ये बात को समझने वाली ज़रूरत है। ऐसी वेबसाइट को बंद कराने के संबंध में व्यथित व्यक्ति राज्य प्राधिकारियों को आवेदन दे सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए जो ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट का जो संचालन है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आता है। और इसीलिए मैंने बताया था कि अभी जजमेंट में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वेबसाइट को बंद करने का निर्णय या बंद करने का जो अधिकार है या बंद करने के बारे में कहना ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसके अंतर्गत आता है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। व्यथित व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि एक बहुत जजमेंट आया था जिसका नाम था जयेश एस ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने अभिधारण किया कि पोर्नोग्राफी तक पहुंचने से बच्चों को दूर रखने के लिए वेबसाइट को बंद नहीं किया जा सकता है। किसी मार्गदर्शन के बिना किसी साइट को रोकना असीमित अवरोध के अधीन है। इंटरनेट एक आधुनिक तकनीक है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। समाज के विकास के लिए आधुनिक तकनीक आवश्यक है। देखिए आपके मन में ये चल रहा था ना अभी कि अभी एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा नियम आया था कि जो पॉर्न देखेगा उसको ट्रैक किया जाएगा, देखा जाएगा, उसको मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो आप में से कुछ लोगों के मन में ये था कि पॉर्न वेबसाइट क्यों नहीं बंद कर देते हैं, लोगों को ट्रैक क्यों कर रहे हैं। तो देखिए वो इसीलिए बंद नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जयेश एस ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य का है कि ये एक कह सकते हैं एक जजमेंट आया था। ठीक है, साइबर अपराध के
रोकने में भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो क्या थे। इस संबंध में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए थे। सबसे पहले था सूचना प्रौद्योगिकी सेवादाताओं के लिए दिया निर्देश नियम 2011 और सूचना प्रौद्योगिकी साइबर कैफ़े के लिए दिशा निर्देश नियम 2011। अब आते हैं रिश्वत के संबंध में निर्णय के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्वत के संबंध में निर्णय के बारे में। देखिए एक जजमेंट है जिसका नाम है CM शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में कौन था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो कि 1988 है उसकी धारा 7 में ये बात बिल्कुल साफ तरीके से अपराध के लिए लिखी गई है। 7 जो धारा स्पष्टीकरण में निम्न तत्वों के अपराध में गठित होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अपराध गठित होता है। कैसे, जैसे अवैध परितोषण की मांग भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अधीन अपराध गठित करता है। दूसरा है कि करेंसी नोटों को रिकवरी मात्र कोई अपराध गठित नहीं करता है जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने रिश्वत जानते हुए स्वेच्छायन से प्राप्त किया है। अखंड प्रताप सिंह बनाम CBI के बाद में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाएगा कि इलाहाबाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन मामलों में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी अन्वेषण कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को एक जजमेंट और देखने को मिलेगा कि मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में क्या निर्णय के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, कलावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि मृत्युकालिक कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि मृत्युकालिक कथन सत्य एवं स्वेच्छा से किया गया है और उच्चतम और न्यायालय उसकी सत्यता में विश्वास करता है तो मात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। जमानत के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं। देखिए जमानत के संबंध में बोला गया कि यूनियन ऑफ इंडियन बनाम रतन मलिक के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारण किया है। पहला है जमानत के आवेदन पर सुनवाई अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष समर्पण करने के बाद ही किया जा सकता है। दूसरा कि जमानत की सुनवाई के समय लोक अभियोजन को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। अब एक वाद आता है वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम साजिद हुसैन के वाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते समय न्यायालय को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति देखनी चाहिए, आवेदक का पूर्व इतिहास देखना चाहिए और अभियोग का उद्देश्य आवेदक की ख्याति को अपमानित करना है। ठीक है, या ये भी देखना चाहिए कि क्या अभियोगी का कोई उद्देश्य आवेदक की ख्याति को अपमानित करना तो नहीं है। अब आते हैं राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों के संबंध में कौन कौन से निर्णय आए हैं जिसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आया है केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को संविधान के आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति एवं स्वतंत्र शक्तियाँ हैं। इस शक्ति के अंतर्गत वह मामले की गुणावगुण पर विचार कर सकता है भले ही न्यायालय ने चाहे जो निर्णय दिया हो। पहली बात ये उन्होंने आर्टिकल 72 के अंतर्गत किस में कहा गया, ये कहा गया आपके राष्ट्रपति के बारे में। दंडित मामले में राष्ट्रपति साक्ष्य का परीक्षण करते हुए निर्णय ले सकता है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय में गवाही तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की साग्रहता के संबंध में निर्णय के बारे में। स्टेट ऑफ बनाम महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल बी देसाई के बाद एक ऐसा जजमेंट था प्रफुल्ल बी देसाई और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जा सकता है क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्रहता के संबंध में निर्णय दिया जाता है। वो कौन कौन से, पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं अतः साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है। ठीक है, वाद आता है अमिताभ बागची बनाम इना बागची के वाद में, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जो वैवाहिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य लेने की अनुज्ञा तभी दी जा सकती है जब पति एवं पत्नी दोनों भारत के बाहर निवास करते हों, तब दिया जा सकता है। समान आशय के संबंध में निर्णय के बारे में क्या है। समान आशय, देखिए
आपको पता होगा कि एक केस आया था जो कि था बारेन कुमार घोष का। बारेन कुमार के घोष में न्यायालय ने ये कहा कि वह जो केवल खड़ा रहता है तथा प्रतीक्षारत है वह भी सेवारत है, अर्थात मामलों में दायी होगा। किसके मामले में? समान आशय के मामले में। समान आशय जो आपका आशय क्या है। ऋषिदेव पांडे के बाद में क्या होगा कि न्यायालय ने निर्धारित किया कि समान आशय एन मौके पर भी उपलब्ध हो सकता है। समझिएगा। महबूब बनाम एम्परर के बाद में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? उन्होंने निर्णय दिया कि समान आशय और सदृश आशय से भिन्न है। संतोष मानववाद एवं हत्या के संबंध में क्या निर्णय दिया गया? आर बनाम गोविंदा के संबंध में निर्णय मिला कि ये प्रेक्षक किया कि हत्या तथा सदोष मानववध में भेद सूक्ष्म है किंतु वह परखे जाने योग्य है। हत्या और सदोष मानववध में मात्र डिग्री का अंतर होता है। संविधान के संबंध में भी कुछ निर्णय दिए गए। वो कौन कौन से निर्णय? सबसे पहले आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस है बेरूबाड़ी मामला। बेरूबाड़ी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की खोलने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर एक वाद आया जिसको बोलते हैं शंकरी प्रसाद वाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि आर्टिकल 13 की उपधारा 2 में, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के उपभाग 2 में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं। ठीक है। सज्जन सिंह के बारे में देखेंगे तो सज्जन सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को दोहराया सज्जन सिंह वाले में और कहा कि आर्टिकल 13 की उपधारा 2 उपभाग 2 में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। आपको पता होगा एक और जजमेंट आया था जो भी बहुत इन पर गोलकनाथ बनाम भारत राज्य ना, तो यही है गोलकनाथ। ये जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको केस देखने को मिलेगा। गोलकनाथ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13 की उपधारा 2 में प्रयुक्त विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियों भी शामिल हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी पॉलिटी की बात आए और प्रस्तावना की बात आए और केशवानंद बनाम भारती राज्य का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय में निम्न बातें स्पष्ट की गई थी। सबसे पहला था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के प्रकरण में दिए गए निर्णय सही थे। गोलकनाथ के प्रकरण में दिया गया निर्णय दोषपूर्ण था, अर्थात आर्टिकल 13 की उपधारा 2 में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है कि संसद मूलाधिकार जो सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है किंतु वह संविधान की आधारिक संरचना को नष्ट करने वाला संशोधन नहीं कर सकती। अब देखते हैं तीसरे अंदर पॉइंट में। देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग है और अतः ये सभी संशोधनी हैं जो कि बेरूबाड़ी के प्रकरण में अमान्य कर दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि निम्नलिखित को आधारभूत संरचना घोषित किया गया है केशवानंद भारती एवं अगले मामले के कई निर्णयों में। पहला है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। आपको पता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, संविधान की सर्वोच्चता एवं उसकी संघीय स्वरूप, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के बारे में, राष्ट्र की पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक एवं प्रजातंत्रात्मक स्वरूप के बारे में, शक्तियों का जो पृथक्करण है, विधायिका है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के संबंध में, कल्याणकारी राज्य के बारे में, विधि का शासन है, व्यक्ति की गरिमा है और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। अब देखते हैं के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में क्या क्या बात कही गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए गए। नंबर 1 पॉइंट ये है कि शब्द तथा हाव भाव गंभीर तथा अचानक प्रकोपन कारित कर सकते हैं। घातक जो प्रहार है वो प्रकोपन से उत्पन्न भावावेश के प्रभाव में होना चाहिए और ऐसा प्रहार जो भावावेश में शिथिल पड़ जाने के बाद किया गया है वह अचानक प्रकोपन नहीं है। अतः अचानक प्रकोपन का लाभ लेकर दंड की मात्रा कम नहीं होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नार्को ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में क्या क्या निर्णय है उसके बारे में। आगे देखते हैं कि इसमें जो एक जजमेंट है वो जो कि है सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। ठीक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थे, उच्चतम न्यायालय थे, जो उन्होंने नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ एवं BEAP के संबंध में कुछ पॉइंट्स बोले थे। वो क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहला था कि नार्को टेस्ट जो था वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 20 के उपधारा 3 में
उप सेक्शन 3 में निहित है, आत्म अभिशंसा के अधिकार का अतिक्रमण करता है और यह एक असंवैधानिक है। दूसरा है नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कथन करता है। देखिए तीसरा पॉइंट है कि नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति को अपने इच्छा के विरुद्ध अनुमान करता है, ये हो गया है। पॉइंट नंबर जो 4 है वो है नार्को टेस्ट सदैव संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही किया जाना चाहिए। ये एक जजमेंट आया था। ये जजमेंट किस में आया था? ये जजमेंट आया था सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के अंतर्गत। अब आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। इसमें यह था कि जो शाहबानो बेगम की इसमें वाद में जीत हो गई थी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम वैस की विधि के विरुद्ध होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शाहबानो बेगम को अपने पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक हो जाने के बाद भी भरण पोषण का आदेश दिया था। ये सबसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शाहबानो केस, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस ये था कि मुस्लिम महिला थी और उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था, जिसके चलते वो गुजारा भत्ता मांग रही थी, लेकिन मुस्लिम धर्म के हिसाब से तलाक देने में गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता। ये उनके धार्मिक मामले हैं, इसमें जो सुनवाई है वो कोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी इसके उलट कोर्ट ने जाके इस जजमेंट को सुना, उसको ऊपर अपना निर्णय दिया और उसे जो मोहम्मद अहमद थे जो कि शाहबानो के जो हस्बैंड थे, उनसे उनको क्या दिलाया? मुआवजा दिलाया, पैसा दिलाया भरण पोषण के लिए। एक और जजमेंट देखते हैं जिसको बोलते हैं SR बम्बई बनाम भारत संघ। इस पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 356, पता ही ना 352, आपको 352 पता है, 360 पता है, के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय शासन लगाने में मनमाने का प्रयोग नहीं किया करें। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में कई दिशा निर्देश भी जारी करे। बेस्ट बेकरी प्रकरण के बारे में देखते हैं। देखिए बेस्ट बेकरी प्रकरण के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि न्याय की हत्या हुई थी, बड़ी संख्या में गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। उच्चतम न्यायालय ने यह विरल से विरलतम मामला मानते हुए गुजरात में मुंबई स्थानांतरित कर दिया और जहां 17 में से 9 अभियुक्त दोषी पाए गए। एक जजमेंट और आता है जिसका नाम है जेसिका लाल हत्या प्रकरण। देखिए भाई ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये मूल विधि है, घटना चक्र का अपडेट किया है मैंने, अपडेटेड जो किताब है उसके बारे में आपको इसको तैयार ही करना पड़ेगा और ऐसे ही तैयार कीजिए। इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं याद होंगी। देखिए जेसिका लाल हत्या प्रकरण के बारे में बोला है उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई थी। जेसिका लाल हत्या प्रकरण निठारी सीरियल हत्याकांड में क्या होता है कि विशेष सेशन न्यायालय ने सुरेंद्र कोहली को मृत्युदंड की सज़ा भी सुनाई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर आरूसी तलवार हत्याकांड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गूगल करेंगे ना, आरूसी तलवार हत्याकांड, हेमराज और आरूसी वाला, ये बहुत फेमस है। इसमें सत्य न्यायाधीश ने आरूसी के पिता तथा माता राजेश तलवार तथा नुपुर तलवार को आजीवन कारावास सुनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये करण का भी है, जो करण में भी जो देखिए जो केस होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, क्योंकि इससे भी केस आपके SI में बन जाएंगे। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें तो आपको पता ही है कि राष्ट्रद्रोह जुर्म में अजमल कसाब को मृत्युदंड दिया गया था। तो ये सारे जो जजमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग नोटा के जजमेंट के ऊपर, जो कि 2013 में दिया गया था। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने मतदान नोटा में कहा था कि मतदान करने में नकारात्मक अधिकार प्रदान किया है। मतदान करने में कोई मतदाता यदि किसी उम्मीदवार को मतदान नहीं करना चाहता है, मतलब नॉट ऑफ द एबव बटन दबाकर नकारात्मक मतदान कर सकता है। मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, तो नोटा का जब प्रावधान कर दिया तो लोग गए, उन्होंने कहा कि नोटा दबाएंगे, इसका मतलब हमें इनमें से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ। लिली थॉमस जो थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकमात्र भारत की ऐसी महिला थी जो कि कौन थी? वकील थी। सबसे पहले उन्होंने LLB की हुई थी। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई सांसद या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य 2 साल की सज़ा से दंडित किए जाते हैं तो तुरंत प्रावधान से उनकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लिली थॉमस और भारत संघ के ये केस में था।
निर्भया कांड आपको पता ही है, 2014 वाला बहुत ही फेमस और चर्चित कांड रहा है। इस पर बलात्कार में 5 में से 4 जो अभियुक्त थे उनको मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है। और इस प्रकरण ने विधि में कई संशोधन करा दिए, जैसे आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 लाया। इस संशोधन द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में बलात्कार की परिभाषा बदल दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने हिजड़ा को तृतीय लिंग या थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी और सरकार को आदेश दिया कि उसे अल्पसंख्यक समझे और नौकरी, शिक्षा एवं अन्य स्थान में आरक्षण दे। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो देखिए तो सुप्रीम कोर्ट था, उसमें सूचना दी गई कि प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के का को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यह धारा इंटरनेट पर कोई आपत्तिजनक चित्र को पोस्ट करने पर गिरफ्तारी करने से संबंधित था। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में धारा 66A के अंतर्गत याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2015, 1993 में जो सीरियल बम ब्लास्ट था उसमें अभियुक्ति याकूब मेमन को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब इसका जजमेंट आया? 2015 में। डांस बार फंक्शनल अगेंस्ट 2015, इस पर बाद में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मुंबई में डांस बार पर लगी रोक को हटाने के लिए निर्देश दिए महाराष्ट्र सरकार को, ठीक है। तो ये जो देखिए जो पॉइंट्स थे, ये आपके जो डांस बार फंक्शन तक थे, ये यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पूरे जो MCQs हैं इनको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा आपको पता है हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।